नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 72 घंटों के लिए भारत नेपाल सीमा सील। अमित शाह ने आतंकवाद को लेकर दिया बड़ा बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव में चली बीजेपी की आंधी, 122 में से 107 सीटों पर जीत, कांग्रेस को 140 वोल्ट का लगा झटका। आगे जिक्र होगा कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की हालत गंभीर, अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर, फिल्म जगत में चिंता की लहर। आगे आपको बताएंगे कि यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा मौसम का। दिल्ली एनसीआर में छाएगी धुंध, बढ़ेगी ठंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावना। पूरे देश का वेदर अपडेट आपको देंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 72 घंटे के लिए भारत नेपाल सीमा सील। उधर अमित शाह ने दिया आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को हो रही है और ऐसे में मतदान से पहले भारत नेपाल सीमा के कई चौकियों को 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। मोतिहारी के सहायक मुख्य जिला अधिकारी संजय कुमार पोखरेल ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से हमने सीमा पार करने पर रोक लगा दी है। अधिकारी ने आगे कहा कि मोतिहारी जिले की सभी सीमा चौकियों को सील कर दिया गया। शनिवार शाम 6 बजे से ही सीमा चौकियों को बंद कर दिया गया था। बता दें कि रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का प्रचार प्रसार समाप्त हो गया और अब यहां पर दूसरे चरण का मतदान जारी है और मतदान खत्म होते ही ओपिनियन पोल भी आपके सामने हम स्क्रीन पर रखेंगे। एनडीए और महागठबंधन के शीर्ष नेताओं ने इस मतदान से पहले मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए खूब प्रयास किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम में एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शक्तिपीठ की इस पावन धरती पर मैं कह रहा हूं, अगर आतंकवादी गोली चलाए तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में एक आयुध कारखाना स्थापित करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इस चुनाव में चली बीजेपी की आंधी, 122 में से 107 सीटें जीती, कांग्रेस को 140 वोल्ट का झटका। जी हां दोस्तों, देश भर में बिहार चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है और इसी बीच बीजेपी के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव संघ शासित प्रदेश में 5 नवंबर को हुए स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी ने अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए कुल 122 सीटों में से 107 पर जीत हासिल की है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का इस चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन रहा। वो सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। दमन जिला पंचायत की 16 सीटों में से 10 पर बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी थी, यानी वहां उसे मुकाबला तक नहीं करना पड़ा। बाकी बची 6 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटें जीती, जबकि 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की हालत खराब, अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर, फिल्म जगत में चिंता की लहर। जी दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र इन दिनों मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। खबरों के अनुसार अस्पताल में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। ये खबर सुनकर उनके प्रशंसक और फिल्म जगत के लोगों में चिंता की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार बीते हफ्ते धर्मेंद्र रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे, लेकिन कुछ जांचों और चिकित्सकों की सलाह के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टर लगातार उनकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं और उनके इलाज के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। धर्मेंद्र के बारे में बात करें तो उनका नाम भारतीय सिनेमा में हमेशा एक चमकते सितारे के रूप में लिया जाता रहा है। 6 दशक लंबे अपनी फिल्म करियर में उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपने करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद उन्होंने हाई हिट फिल्में दी, जिनमें फूल और पत्थर, सीता और गीता, शोले, धर्मवीर, आंखें, राजा रानी समेत कई सारी फिल्में शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अनिवार्य करने का ऐलान किया है। अब प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त और निजी सभी शिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक दिन की शुरुआत वंदे मातरम के गान से होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि देशभक्ति और राष्ट्र भावना का प्रतीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और सभी विद्यालयों में अनुशासन, स्वच्छता और देश प्रेम का वातावरण सुनिश्चित किया जाए।
सीएम योगी ने कहा कि हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों में देश के प्रति सम्मान और गर्व की भावना जगाना है। वंदे मातरम के गायन से बच्चों में राष्ट्रभक्ति का संस्कार विकसित होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली एनसीआर में छाएगी धुंध, बढ़ेगी ठंड। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में गुलाबी ठंड अब कड़ाके की ठंड में बदल रही है। मौसम विभाग ने 11 नवंबर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी कर दी है और इसके साथ ही दक्षिण हरियाणा, उत्तर पश्चिम भारत और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में तापमान में अचानक गिरावट आएगी। वहीं 11 से 13 नवंबर तक दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। दिल्ली में अगले 7 दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। धुंध की चादर और गहरी हो सकती है। यहाँ न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सर्दी बढ़ रही है, लेकिन इन राज्यों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप को झुकना पड़ा। अमेरिका में शटडाउन जल्द खत्म होने की उम्मीद। सीनेट ने बिल को दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका में पिछले 40 दिनों से चल रहा शटडाउन अब समाप्त होने की दिशा में बढ़ रहा है। अमेरिकी सीनेट ने एक दलीय सहमति वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो अब प्रतिनिधि सभा के विचार के लिए भेजा गया है। इस बिल के तहत ज्यादातर संघीय एजेंसियों को जनवरी तक फंडिंग दी जाएगी और शटडाउन से प्रभावित कर्मचारियों को बकाया वेतन देने की गारंटी होगी। ये समझौता पिछले सप्ताह के अंत में डेमोक्रेटिक सीनेटर जीन शाहीन और मैगी हसन, रिपब्लिकन नेता जॉन थ्यून और व्हाइट हाउस प्रतिनिधियों के साथ मिलकर तैयार किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ढाका में लगने वाला है लॉकडाउन। मोहम्मद यूनुस के आवास पर भारी पुलिस तैनात, सड़कें बनी छावनी। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वैसे तो अपने देश में नहीं है, लेकिन उनके प्रभाव से वहाँ की मौजूदा यूनुस सरकार बुरी तरह सहमी हुई है। उसने शेख हसीना की एक अपील से इस कदर डर गई कि पूरे ढाका शहर को छावनी में तब्दील कर दिया है। दरअसल राजधानी ढाका में शनिवार को पुलिस ने बड़े पैमाने पर समन्वित सुरक्षा अभ्यास किया। ये अभ्यास अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अब भंग हो चुकी आवामी लीग के 13 नवंबर को प्रस्तावित ढाका लॉकडाउन कार्यक्रम से पहले किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ड्रैगन को सीधा संदेश। अब चीन सीमा पर भी राफेल तेजस की गर्जना। पड़ोसी को भरोसे में लेने जा रहे पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के यार को भी डायरेक्ट मैसेज देने का मूड बना लिया है। एक साथ कई मोर्चों पर सैन्य तैयारियां चल रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि 6 मिसाइल को लेकर बड़ी बात कही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अग्नि सीरीज की इस मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी और इसका मतलब ये हुआ कि अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जद में पाकिस्तान और चीन के साथ ही तुर्की भी आ जाएगा। दूसरी तरफ पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारतीय सेना जॉइंट मिलिट्री ड्रिल कर रही है। पाकिस्तान से लगती सीमा पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने त्रिशूल एक्सरसाइज के तहत अपनी प्रचंड ताकत दिखाई। अब चीन से लगती सीमा पर अरुणाचल प्रदेश में ट्राई सर्विसेज ड्रिल करने की तैयारी चल रही है। इन सब के बीच गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के सीने पर राफेल, तेजस और सुखोई जैसे मॉडर्न फाइटर जेट ने अपनी गर्जना से दुश्मनों के सीने को दहलाया। इसके साथ ही भारत पड़ोसी देश को साधने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी ऐसे समय में भूटान जा रहे हैं जब ईस्टर्न बॉर्डर पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रणबांकुरे पूर्वी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ब्रह्मपुत्र पर भारत की ताकत देख दुनिया दंग। वायुसेना का भौकाल देखिए, जंग में पलक झपकते करेगा नरसंहार। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस समारोह के तहत गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर भव्य फ्लाई पास्ट हुआ और इस पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वायुसेना की ताकत दुश्मनों की रातों की नींद हराम कर देगा। वायुसेना के फ्लाई पास्ट में तेजस और राफेल सहित कई फाइटर जेट आसमान में गर्जना करते दिखाई दिए गए। वहीं दोस्तों, गुवाहाटी में भारतीय वायुसेना ने अपने 93वें स्थापना दिवस पर शानदार हवाई प्रदर्शन किया। यह आयोजन ब्रह्मपुत्र नदी के पास प्रसिद्ध अहोम जनरल लचित बोरफुकन की प्रतिमा के पास हुआ। चिकन नेक कॉरिडोर के पास हुए इस शक्ति प्रदर्शन को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि
इससे दुश्मनों को नींद नहीं आएगी। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इसमें आतंकी हमले की साजिश नाकाम, गुजरात एटीएस ने ISIS के 3 टेररिस्ट को किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के आतंकवाद विरोधी दस्ते को अडालज में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने की सूचना मिली थी। मुखबरी के आधार पर एटीएस ने इलाके में छापेमारी की, जिसके बाद 3 आरोपियों को धर दबोचा गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि पकड़े गए 2 आतंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वहीं तीसरा आतंकी हैदराबाद का निवासी है। ये तीनों मिलकर देश की कई जगहों पर आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। तीनों आतंकी हथियार लेने के लिए गुजरात पहुंचे थे। गुजरात एटीएस को मिली जानकारी के अनुसार उनके पास 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्टल और 30 जिंदा कारतूस समेत 40 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राम जन्मभूमि परिसर में तैयार होगा पीएम हाउस, होगी अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रभु श्री राम की नगरी में उत्सव का आलोक फैलने लगा है। राम जन्मभूमि परिसर इन दिनों भव्यता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। ध्वजारोहण समारोह से पहले पूरे परिसर को संवारने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रवास के लिए परिसर में पीएम हाउस का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है, जो 22 नवंबर तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसी के साथ ट्रस्ट सूत्रों के अनुसार ये स्थायी लेकिन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्राम गृह होगा। इसमें सुरक्षा मानकों के अनुरूप स्पेशल बुलेट प्रूफ जोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। पीएम हाउस के आसपास एसपीजी और एनएसजी की विशेष टीमें मौजूद रहेंगी। मंदिर परिसर की सफाई, पॉलिश और सजावट में 3000 से अधिक कारीगर, अभियंता और श्रमिक जुटे हुए हैं। संगमरमर की फर्श पर पॉलिश, स्तंभों की कलात्मक सफाई और गर्भगृह के आसपास की सजावट पूरी की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 5 साल में बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। अमित शाह ने डिफेंस कॉरिडोर, सोन मछली और कतरनी के चावल को लेकर दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, शाह ने कहा कि जंगल राज एक अलग चेहरा और पोशाक के साथ लौटने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को छिपाते हैं लेकिन उनके प्रतीक लालटेन और पंजा बने रहते हैं, उन्हें घुसने ना दें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लालू के बेटे के साथ एक यात्रा निकाली। क्या ये युवाओं, गरीबों, दलितों, माताओं और बहनों को लाभ पहुंचाने के लिए थी? नहीं, ये घुसपैठियों की रक्षा के लिए थी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बनी तो घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। वो घुसपैठिया कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। शाह ने कहा कि अगले 5 साल में बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। पाकिस्तान शांति नहीं चाहता, आरएसएस चीफ बोले। भारत मुंहतोड़ जवाब देने को रहे तैयार और याद दिलाई 1971 की जंग। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान संबंधों पर चल रही खींचतान के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान के रवैये पर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से हमेशा शांति की पहल होती है और यहाँ पर आपको बता दें कि पाकिस्तान बार बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने पड़ोसी देश को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि भारत हमेशा पाकिस्तान के साथ शांति चाहता है लेकिन पाकिस्तान उसकी कद्र नहीं करता। वो बेंगलुरु में 100 साल की संघ यात्रा नए क्षितिज कार्यक्रम में बोल रहे थे। भागवत ने कहा कि भारत की ओर से हमेशा शांति का प्रयास किया जाता है लेकिन पाकिस्तान बार बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि हमेशा भारत शांति चाहता है, पाकिस्तान को इससे संतोष नहीं मिलता। जब तक उसे भारत को नुकसान पहुंचाने से मजा मिलता रहेगा वह ऐसा ही करता रहेगा। भागवत ने कहा कि भारत की ओर से झगड़ा शुरू नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान समझौता तोड़ेगा तो उसे सफलता नहीं मिलेगी, जितना वो कोशिश करेगा उतना ही खुद को नुकसान पहुंचाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जापान से खाड़ी तक यूपी में निवेश के लिए बड़ा प्लान, सीएम योगी खुद जाएंगे सिंगापुर और जापान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विदेशी कंपनियों का उद्योग लगवाने, अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद विदेश यात्राएं करेंगे। पहले फेज में वो सिंगापुर और जापान की यात्रा पर करेंगे जहां सीएम योगी रोड शो करेंगे और इसके साथ ही विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें उत्तर प्रदेश में आने का न्योता देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के जाने से पहले इन्वेस्टमेंट लाने के लिए यूपी की 5 सदस्यीय टीम इन दोनों देशों का दौरा करेगी और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। इन्वेस्ट यूपी दुनिया के 8 देशों में रोड शो की तैयारी कर रहा है और इसकी अगुवाई की जिम्मेदारी इन्वेस्ट यूपी के ACEO शशांक चौधरी को सौंपी गई है। यह अधिकारी 2 दिन सिंगापुर और 2 दिन टोक्यो में रहेंगे। अगले हफ्ते 5 सदस्यीय टीम इन दोनों देशों के दौरे पर जाएगी। मुख्यमंत्री के साथ ही प्रदेश के बड़े मंत्री भी विदेश में रोड शो
करने जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब मोहम्मद यूनुस का होगा तख्ता पलट। शेख हसीना की एक चाल से बांग्लादेश में आया उबाल, किले में तब्दील हुआ ढाका। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन के विद्रोह में बदल जाने के बाद जब से अगस्त 2024 में शेख हसीना ने देश छोड़ा, तब से आज तक इस देश में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन स्थायित्व नहीं आ पाया। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पूर्व पीएम रह चुकी शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पूरी कर ली है और 13 नवंबर को इस पर फैसला भी आने वाला है। दिलचस्प है कि इसी तारीख को शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी ने ढाका लॉकडाउन का कार्यक्रम भी तय किया है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर इस वक्त अंदरूनी दबाव बढ़ा हुआ है, जहां शेख हसीना की पार्टी ढाका में लॉकडाउन के जरिए जमीनों पर वापसी का मन बना रही है, तो वहीं चुनाव का दबाव और जेन जी का असंतोष भी नोबेल पुरस्कार विजेता रह चुके यूनुस की गद्दी खिसकाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक शहर के 142 महत्वपूर्ण स्थानों पर 7000 पुलिसकर्मियों की ड्रिल कराई गई। इस दौरान मोहम्मद यूनुस के घर को पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया और इस बात की तैयारी हो रही है कि इस प्रदर्शन को किसी तरह से नियंत्रित किया जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फिलीपींस में ऐसा क्या हुआ जो 10 लाख लोगों पर मंडराया मौत का खतरा, आपातकाल का ऐलान, हाई अलर्ट पर सेना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिलीपींस सदी के सबसे भीषण संकट का सामना कर रहा है। इस देश में हालात इतने खराब हो गए हैं कि 10 लाख लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दरअसल सुपर टाइफून फनवोंग फिलीपींस की ओर बढ़ रहा है और इसे दशक के सबसे शक्तिशाली टाइफून में गिना जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही फिलीपींस ने एक और भीषण तूफान का सामना किया था, जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में सरकार कोई रिस्क लिए बिना प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को निकाल रही है। हालांकि अब भी बड़ी संख्या में लोग टाइफून के प्रभाव वाले क्षेत्रों में मौजूद हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आतंकी नेटवर्क को खत्म करने की कार्रवाई तेज। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में सेना का सर्च ऑपरेशन। जहां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को जमीनी स्तर से उखाड़ फेंकने के निरंतर प्रयासों को जारी रखते हुए सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। रविवार को आतंकवाद और उसके समर्थक नेटवर्क के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कुलगाम और रामबन जिले में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। रामबन जिले में पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और एसओजी इकाइयों की संयुक्त टीमों ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर जिले भर के अलग अलग संवेदनशील इलाकों में अभियान चलाया। यह अभियान आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा पहुंचाए बिना संगठित तरीके से चलाए गए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हर हालत के लिए तैयार है भारत। पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्टिंग पर ट्रंप के दावे पर राजनाथ सिंह का जवाब। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान पर गुप्त रूप से परमाणु हथियार परीक्षण करने के दावे के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि भारत किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, बातचीत में जब उनसे पाकिस्तान के कथित परमाणु विकास के बारे में पूछा गया तो सिंह ने कहा कि भारत ऐसी रिपोर्ट से चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा, जो लोग टेस्ट करना चाहते हैं उन्हें करने दें, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। हालांकि उन्होंने भारत की तैयारी को दोहराते हुए कहा कि जो भी हो, हम किसी भी हालत के लिए तैयार हैं। आपको कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी की बेतिया में समापन रैली। बोले, बिहार को कट्टा सरकार नहीं, फिर से एनडीए सरकार चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों को अब कट्टा सरकार नहीं चाहिए, फिर एक बार एनडीए सरकार चाहिए। बिहार के नौजवानों, महिलाओं, मध्यम वर्ग और किसानों ने कंधे से कंधा मिलाकर एनडीए के समर्थन में चुनाव प्रचार खुद संभाल लिया। ये चुनाव एनडीए का कोई नेता नहीं बल्कि बिहार की जनता ये चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी शनिवार के बेतिया में बीजेपी एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में इस विधानसभा चुनाव के अभियान की ये एक प्रकार से मेरी समापन रैली है। मैंने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पवित्र जन्म स्थली से आशीर्वाद लेकर चुनाव अभियान शुरू किया था और आज यहाँ पूज्य बापू के सत्याग्रह की भूमि चंपारण में इस चुनाव अभियान की ये मेरी आखिरी सभा है। चंपारण सत्याग्रह की ये धरती संकल्प की धरती है। आज जब हम विकसित भारत का संकल्प लेकर चले हैं तो फिर ये चंपारण की भूमिका बहुत अहम है। बेतिया का ये जन सैलाब चंपारण का मूड बता रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। घुसपैठियों को बिहार से निकाल करेंगे बाहर। अमित शाह ने फिर दिलाई जंगल राज की याद। जहां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
ने लालू राबड़ी शासनकाल एवं तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने केंद्र की नरेंद्र मोदी और बिहार की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रचार का शोर चरम पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को पूर्णिया के बनमनखी विधानसभा में चुनावी सभा करने के लिए कटिहार जिले के कोढ़ा पहुंचे। उन्होंने टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि बिहार में हुए पहले चरण के चुनाव में लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ हो गया है। प्रथम चरण में ही बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार बनाने की नींव रखी जा चुकी है। उन्होंने जनता से आग्रह करते हुए कहा कि दूसरे चरण में सीमांचल वालों को इस तरह से मतदान करना है कि राजद और जंगलराज वाले दूर दूर तक दूरबीन से भी दिखाई ना पड़े। अमित शाह ने कहा कि आप लोगों ने जरा भी गलती किया तो जंगलराज वाले कपड़ा बदलकर, भेष बदलकर, चेहरा बदलकर आने के लिए तैयार हैं।